महिलाओं को किसी भी कीमत पर भूल नहीं सकते हैं। और ये जो सेशन है दरअसल ये यही बताएगा कि महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमानों का। सबसे पहले मालिनी अवस्थी, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, प्रसिद्ध लोक गायिका है, यूपी के कन्नौज से आती हैं। 2016 में पद्मश्री, 2017 में यूपी संगीत नाट्य अकेडमी, 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से उनको नवाजा गया। मालिनी जी बस एक सेकेंड में वो हमारे बीच होंगी। अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। तन्मया मनीष जी हमारे बीच हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जानी मानी फैशन डिजाइनर है, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने इनोवेटिव आइडियाज के लिए जानी जाती हैं। और एक बहुत जरूरी चीज जो आज जिनसे हम जानेंगे, आप सबको याद होगा, शुभांशु शुक्ला, याद है या नहीं याद है? पहले सब लोग शुभांशु शुक्ला, एक बैच उन्होंने लगाया हो, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उनको वो जो उनकी फोटोज थी उस पे जाके आप देखें वो बैच, उस बैच के बारे में किसका आइडिया था, क्या थॉट था, वो आज हम इनसे समझेंगे। ये उनके पीछे पूरा क्रिएट करने वाली ये है। तालियों के साथ स्वागत, एनर्जी दिखनी चाहिए। जूली देवी जी हमारे बीच है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बिजनौर से है, विपुर ग्रुप की। और इनकी अगर आप लाइफ हिस्ट्री आज इस मंच पर समझेंगे तो आपको ये प्रेरणा ऐसी मिलेगी कि कोई इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये एक व्यापार करती हैं और उसका टर्नओवर अगर मैं आपको बताऊं तो हर 3 महीने में करीब 6 करोड़। ताली बज जानी चाहिए आपको। और सुधा सिंह हमारे बीच है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अमेठी में जन्मी और पूरे भारत को गर्व का मौका देने वाली एथलीट हैं, जिन्होंने एशिया गेम्स में गोल्ड, सिल्वर, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री हासिल किया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और हाँ, मालिनी जी भी हमारे बीच आ चुकी है, तालियों के साथ स्वागत। आइए मालिनी जी। अभी जब हम पीछे मिले तो मैम का कहना था कि हम दिल्ली की बात करते हैं, हम बहुत दूर दूर की बात करते हैं, वहां की महिलाओं को उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो यूपी की महिलाओं की बात होनी चाहिए। और आज मंच जो है उसी लिहाज से यहाँ पर सजा हुआ भी आपको नजर आ रहा है। मालिनी जी, अगर यूपी के आप खुद हैं, दिल्ली की महिलाओं, यूपी की महिलाओं में क्या अंतर पाती हैं आप? नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। बहुत खुशी हो रही है देख करके कि नवरात्र में नारी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन, और ये सब ऐसी नारियां, जोरदार तालियां हो जाएं जिन्होंने अपने बलबूते पे बहुत कुछ नाम यश सब कमाया है। आपने पूछा कि फर्क क्या है, मुझे लगता है हर औरत की संघर्ष की कहानियां सब जगह एक हैं, वो दुनिया के किसी कोने में हो, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। उसमें से औरत की जिम्मेदारियां, जिसमें उसको परिवार और घर बाहर दोनों देखना होता है। लेकिन जिन दुर्गा माँ की हम पूजा करते हैं इस नवरात्रि में, एक कारण है कि उनको उनकी 8 भुजाएं दिखाई गई, जिसको आज हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो मुझे लगता है हमारे पूर्वज बहुत पहले जानते थे कि पुरुष भी वो नहीं साध सकते जो स्त्रियां साध सकती, इसलिए यहाँ वो बैठी हैं जिन्होंने परिवार के संग संग बाहर भी अपनी पहचान बनाई है, तमाम दुश्वारियों के बावजूद। तो मुझे लगता है कोई ख़ास परिस्थिति तो नहीं बदलती। ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में बहुत समय पहले से कहीं ना कहीं जो दक्षिण भारत में या गुजरात में, महाराष्ट्र में हम लोग देखते थे कि स्त्रियां बाहर निकलती हैं, काम करती हैं। जब हम बहुत छोटे थे तो मुझे याद है उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, बिहार में स्त्रियों का बाहर निकलना और अपने सपनों की उड़ान, उनको पंख देना एक थोड़ा सा श्रम साध्य था। लेकिन वक्त बदला है, सोच बदली है, माहौल बदला, और तभी हम लोग यहाँ पर हैं। मुझे लगता है इन सब में सबसे सीनियर मैं हूँ, तो मुझे वो बचपन का भी वो दौर याद है, अपने जिस समय अपने किशोर अवस्था का भी दौर याद है, जब समाज फप्तियाँ भी कसता था। और मैं तो गाती थी, तो गाना सन 70-80 के ज़माने में मंच पे एक लड़की का गाना वो गरिमामय हो सकता है या उसमें भी एक पहचान बन सकती है, उसकी बहुत सहज स्वीकार्यता नहीं थी। वहाँ से आज आना तो मुझे बड़ा सुख मिलता है कि घर की माता पिता बहुत गर्व से अपनी बेटियों को लेकर आते हैं और कहते हैं। क्योंकि देखिए, एक बात जो आपने सवाल पूछा उसका लंबा उत्तर एक ये होगा कि आपको जो मंच पे दिखता है
दरअसल संघर्ष उसके पीछे का है। जैसे आपकी यात्रा है, आपको अकेले यात्रा करनी है, वो यात्रा ट्रेन से भी है, हम लोगों के समय में गाड़ियों से है, बस से है, और पुरुषों के बीच में है, वहाँ पे सुरक्षा, रक्षा, वहाँ से लेके मंच तक जाना, अनजाने शहर में रुकना, अनजानों के बीच में रुकना, ये एक आसान काम नहीं है स्त्रियों के लिए। तो कलाकार की जिंदगी में एक स्त्री होना और बहुत सुरक्षित और मान के साथ गाना, शायद असुरक्षा पहले रही हो, उसके कारण लोगों के मन में संशय रहता था। लेकिन अभी तो हम लोग आज यहाँ बैठे ही इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश वाकई में शायद पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल रख रहा है सुरक्षा के मामले में। और जब सुरक्षा पूरे प्रदेश की है तो उसमें सबसे पहले जिस प्रदेश में एक औरत सुरक्षित है, अपनी बेटी के लिए सुरक्षा का भाव मन में रखती, तो समझिए कि उस प्रदेश को फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपने इसमें इस उत्तर में आपने सब शामिल कर लिया, आपने संघर्ष को भी बताया और आज की परिस्थितियों में कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं उसकी झलक भी दिख गई। और उन्हीं की झलक को आगे बढ़ाते हुए तन्मया जी, आप जिस दिशा में काम कर रही हैं वो कितना मुश्किल और उत्तर प्रदेश के विकास के हिसाब से आप अपना योगदान कितना देखती हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैम ने अभी कहा कि मैम हम लोग सब में सीनियर हैं, तो एक सीनियरिटी के हिसाब से एक जूनियर को कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, चीज़ों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो जनरेशन में इस चीज़ को बताना कि हमारा कल्चर कितना रिच है, और औरतों में स्पेशली देवियों में ये बताना समझाना कि आपकी बेसिकली क्या क्या पावर है, वो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं है, मतलब औरतों को एक्चुअली पता नहीं है कि उनकी पावर क्या है। तो इसमें जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा योगदान जो है, हमारी पावर को एक्सप्लेन करना। तो जितने भी स्कीम्स हैं उसके थ्रू हम लोग उनको ये बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, थ्रू लोनिंग सिस्टम, सारी चीज़ें। हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए फैशन डिज़ाइनर हम लोग गांव में औरतों को, एक एक औरत को बताते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या इंपॉर्टेंट कल्चर है, क्या टेक्सटाइल है, जिससे आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि परिवार से उनको मदद नहीं मिलती है, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो सुन के बहुत दुखे, मतलब सच में मन दुख में आ जाता है। लेकिन हम उनको सपोर्ट करते हैं कि हम आपके साथ हैं, और गवर्नमेंट बेसिकली हमें इतनी सपोर्ट कर रही है यूपी की कि हम उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। अच्छा, अगर आप क्योंकि लंबे टाइम से हैं, आपने पूर्व में आपका अनुभव क्या रहा, आपकी सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे आपको लगता है कि महिलाओं का जो जीवन है वो सुधरने की दिशा में आगे बढ़ सकता है? सबसे बड़ी तो शक्ति है जो हम सबको मिल रही है, जो इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। जैसे हमें डर नहीं है अब अंदर हमारे, तो जब वो डर खत्म हो जाता है तो वो अपने आप से हम पावरफुल फील करने लगते हैं। तो वो पावर ही मेन है जो हमारे काम को आगे बढ़ा दे जाता है। तो ये जो हमें गवर्नमेंट दे रही है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इमोशनली स्ट्रांग होना एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कमरे में बंद रह जाती है। तो वो जब मिल जाता है ना, तो हमारी जितनी भी हमारी स्कीम है, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो मदद करते हैं महिलाओं को, उससे सच में मैं अंदर से बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो दर्द देखा है महिलाओं में। उन्होंने जैसे जैसे अपनी बातें बताई हैं, जब उनको हम डायरेक्शन देते हैं तो हमें, और वो जब आगे बढ़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। सुधा जी, एक खेल के उसमें समझे तो उत्तर प्रदेश खेल की दिशा में कैसे विकास के पथ पर अग्रसर है? क्या ऐसे माइलस्टोन है जो हमने सेट किए हैं या सरकार सेट कर रही है, और खासतौर पर महिलाएं इसमें कैसे आगे बढ़ रही हैं, और आपने किस तरह की चुनौतियों को सामना किया एक महिला होने पर? प्लस आप खेल रही हैं, तो जब लड़के खेलते हैं तो कहते हैं तुम लोग खेल के सब बर्बाद कर दो, लड़कियों को तो और ही नहीं खेलने देते। आपने तब भी खेल चुना और अब इतना नाम कमाया, देश का नाम जब ऊंचा हो जाता है तब लोग जरूर कहते हैं हाँ। अच्छा, जब कुछ ऐसा हो जाता है तो वही लोग जो आपको रोक रहे होते हैं वो आपको बोलते हैं मुझे पहले से पता था ये कुछ ऐसे ही करेगी। तो ये सब आपने भी झेला है? सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और जी बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे ही होता है। क्योंकि जब आप मेहनत, जब संघर्ष कर रहे होते हैं तब आपको कोई नहीं जानता रहता, लेकिन जब संघर्ष से जब हम लोग एक मेडल जीत जाते हैं तो सभी लोग जान जाते हैं कि कौन सुधा सिंह है, और कई लोग हैं। जैसे कि आपने कहा कि सरकार बहुत इस समय हम मदद करे, क्योंकि
पहले मुझे याद है मैं 98 से जब मैं स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी और नेशनल में भी मैं 2001 में ही नेशनल में मेडल जीती यहीं पे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। मैं हॉस्टल में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय से करते करते आज मैं कंटिन्यू 2005 से लेके 2022 तक कंटिन्यू मैं नेशनल टीम में ही रही हूँ। तो मैं सारे ही दौर देखे कि कब कैसे फैसिलिटीज़ हमें मिली हैं। लेकिन जो इन अभी 8-10 सालों में हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है, लेकिन आज जो है आज उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि हरियाणा सबसे टॉप पे रहता था। चाहे मेडल तो आते ही थे, प्राइज़ जो मनी, हम लोग तो स्पोर्ट्स पर्सन है, सोचते थे कि हमें अपने प्रदेश से कितना प्राइज़ मनी मिलेगा, लेकिन हम लोग उसमें बहुत पीछे थे। लेकिन आज सबसे हम लोग आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एशियन गेम्स, क्योंकि मैं 2010 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल एशिया रिकॉर्ड मैंने बनाया था, तब मुझे यहाँ पे तब यूपी गवर्नमेंट से हम लोग को 15 लाख मिलते थे। लेकिन आज 3 करोड़ 1.5 करोड़ और 75 लाख है, तो बहुत डिफरेंस। उसके साथ साथ नौकरी नहीं थी हमारे उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स पर्सन। जब हम लोग एशियन गेम्स में मेडल जीत के आते थे या ओलंपिक्स खेल के आते थे, मुझे याद है 2012 में मैं लंदन ओलंपिक्स खेल के आई, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। जस्ट लाइक हम लोग को जो गवर्नमेंट ने हमें साई सपोर्ट करती थी और बस मिनिस्ट्री सपोर्ट करती थी, वही सपोर्ट रहता था। और जब हम लोग यहाँ पे खेल के आते थे हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन आज पार्टिसिपेट्स पे भी है पैसा, और ओलंपिक्स में 6 करोड़ मतलब अभी, और डायरेक्ट नौकरी हम लोग को, डायरेक्ट आपको राष्ट्रपति अधिकारी नौकरी मिल रही है। तो ये हम लोग के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही रहेगा तो हम, अब देखिए अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, सचिन यादव उत्तर प्रदेश के ही हैं, अभी यूपी पुलिस में ही सिपाही की पोस्ट पे हैं। तो एक मोटिवेशन ही मिल रहा है, क्योंकि अब पता है कि आगे हम मेडल देते जाएंगे, हमें प्रमोशन भी मिलेगा, नौकरी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। अच्छा, कोई भी प्रोफेशन होता है, अब उसमें मान लीजिए आपको बहुत, क्योंकि आप वो स्ट्रगल करके उस जगह पर पहुंचे होते हैं, आपको उसके अच्छे पहलू और बुरे पहलू दोनों से आप रूबरू होते हैं। आप जब आपने शुरू किया और जैसे आपने खेला, आपने कहा कुछ नहीं मिल रहा था, ना सरकार का सपोर्ट था, ना पैसे थे, ना नौकरी थी। अब जो उस समय हो सकता है आपसे कोई पूछता हो कि क्या मैं खेल में आऊं, क्या मैं भी दीदी खेल खेलूं, तो आप तो कह देते होंगे कोई मतलब नहीं है, कुछ और करियर बनाओ जिसमें तुम सेट हो सको। लेकिन आज के दौर में जब बच्चे आपसे पूछने आते हैं तो आप बोलती होंगी शायद कि हाँ ये समय है, इस समय तुम देश के लिए खेल सकते हो और देश भी उतना सम्मान देगा तुम्हें। मैं बिल्कुल बोलती हूँ। अभी मैं 3 दिन पहले ही प्रोग्राम था, दिल्ली में ही था, अभी नमो युवा रन करके मैं दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। तो मैं वहाँ भी यही बोलती हूँ, क्योंकि पहले स्पोर्ट्स आगे पता नहीं होता था, इंजरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग का पढ़ाई भी छूट जाता है और हम लोग बीच में रह जाते हैं कि अब क्या करेंगे। लेकिन अभी ऐसा है कि आप NIS अगर कोच भी बन के आ रहे हैं, उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश में कोच की भी नौकरी के लिए कि आप कम से कम NIS की हैं तो आपको कोच में भी आप कोचिंग करा सकते हैं, उसमें भी आपको सेटल है। लेकिन पहले ये रहता था कि नौकरी के बाद ये चलिए, मैं भगवान का आशीर्वाद रहा है कि मैं 2005 में ही मैं रेलवे मुंबई CST में टिकट चेकिंग में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो मैं 20 साल हो गया मुझे रेलवे में ही, और अभी करंट में मैं रायबरेली अपने मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, मैं वहाँ पे पोस्टेड हूँ स्पोर्ट्स ऑफिसर की पद पे। और वहाँ भी एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का सेंटर है रेलवेज़ का, इंडियन रेलवे का फर्स्ट ट्रैक है रायबरेली लालगंज में, और एक ही अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में रेलवे का ग्राउंड है। तो वहाँ भी हमने स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं इसीलिए मुंबई से अपना वापस ट्रांसफ़र करके रायबरेली आई हूँ, क्योंकि मैं अपने चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी अगर मैं एक छोटे से एक नंगे पैर से आज मैं यहाँ तक एक पद्मश्री अर्जुन अवार्ड तक पहुँच सकती हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं उन बच्चों को भी ट्रेनिंग कराऊँ और उनको ओलंपिक तक ले जाके एक एशियन गेम्स में मेडल तक उनको पद बिठाना है मुझे। क्या बात, बहुत खूब। जूली जी भी हमारे बीच हैं, और क्योंकि जूली जी से जब मैं बैक स्टेज हम बात कर रहे थे तो जितनी भी हम महिलाएं वहां पर थे, मैं आपको बताऊं, वो हर वो शख्स वहां बैठा हुआ ये सोच रहा था कि जब आप कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है। और कोई भी महिला, कोई भी से मेरा मतलब है, घर में आप भले आपकी एजुकेशन कितनी हो, बस एक सपोर्ट अगर आपको मिले तो कोई भी महिला कहीं भी पहुंच सकती है। जूली जी की स्टोरी
बहुत ही इंस्पायरिंग है। जूली जी, सबसे पहले क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ पे बैठे लोगों को समझ आए, आपने कैसे ये शुरू किया, कैसे थॉट था? और सबसे पहले मुझे लगता है क्योंकि टर्नओवर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इसके बारे में बात होती है तो आप मुख्यमंत्री तक से मिलकर आ जाती है और यहाँ बैठे लोग भी ताली बजा देते हैं। तो वहीं से शुरुआत करते हैं, कैसे ये बिजनेस का आइडिया आया, कैसे आपने इसको शुरू किया और वो अब कैसे आप कर रहे हो और कितना आपका टर्नओवर वगैरह, आप कैसे इस अपने बिजनेस के बारे में पहले ब्रीफ कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैम, हम लोग घरेलू महिलाएं हैं और घर में ही सिमट के रह जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना चली, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके द्वारा हम लोग स्वयं सहायता समूह में जोड़े गए। ग्रामीण क्षेत्र की सभी महिलाएं, लगभग हमारे जनपद में 2.5 लाख दीदियाँ ग्रामीण क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते थे। हमारा नाम ही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो आजीविका बढ़ाने के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं वो करते थे। मगर पहले हम लोग कोई भी उत्पाद बनाते थे तो उससे हमारी कोई ब्रांड नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। तो वो हमारा जो दाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, बाजार में नहीं बिक पा रहा था। लगभग 2023 में हमारे जिला प्रशासन द्वारा और हमारी आजीविका मिशन की टीम द्वारा, एनआरएलएम की टीम द्वारा, ये हमको एक विदुर ब्रांड से जोड़ा गया। हमारे बिजनौर की जो धरती है वो महात्मा विदुर की धरती है। तो उन्हीं के नाम पे महिलाओं के लिए एक विदुर ब्रांड बनाया गया। और विदुर ब्रांड बनाने के बाद हमारे सपनों को नई उड़ान मिल गई थी। हमें एक ब्रांड मिल गया था, पहचान मिल गई थी। तो अब इससे बनाने के बाद हमारे जो भी उत्पाद बनते हैं, लगभग 150 प्लस प्रोडक्ट महिलाएं इस टाइम बना रही हैं बिजनौर के अंदर। उसमें जो भी उत्पाद बनेंगे वो विदुर ब्रांड के नाम से ही बिकता है। और हमारी सबसे बड़ी साथी हमारी महिलाएं हैं, 2.5 लाख दीदियां हैं बिजनौर की। वो लोग 2.5 लाख महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। जी, तो वो सबसे बड़ा मार्केट हमारे लिए वही था। वो दीदियां हमारी ऐसे ही प्रोडक्ट बनाती हैं और हमारे जो CLF लेवल पर एक आउटलेट बना हुआ होता है, वहीं दीदियां हर महीने की 2 बैठक में इकट्ठी होती हैं और वहीं से परचेजिंग करती हैं, अपने घर की ज़रूरत का सामान खरीदती हैं और ले जाती हैं। तो क्या क्या सामान ये आपका ग्रुप बनाता है? ये हमारा जैसे नेचुरल साबुन है, बिना केमिकल वाला, कोई केमिकल नहीं होता, हाथ से बना हुआ साबुन है। और मल्टीग्रेन आटा है, 14 तरह के अचार हैं, 14 तरह के साबुन हैं जो मैंने आपको बताया। और मसाले हैं, मिर्च मसाले हैं, वो सब पारंपरिक तरीके जूली, से। अपना टर्नओवर बताओ तो यहाँ पर सब चकित रह जाएंगे। जी, हमारा जो इस टाइम का टर्नओवर है तिमाही लगभग 6 करोड़ है जी। जिसमें हमारे जनपद की लगभग 15,000 दीदियों को रोजगार मिला है। और मेरा खुद का, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र, गंगा के किनारे मेरा गांव बसा हुआ है। तो हर साल हमारे यहाँ पक्का पुल ना होने के कारण नाव से लगभग दुर्घटनाएं होती रहती थी। तो इस टाइम जो हमारा एक छोटी सी फैक्ट्री गांव को मिल गई है, महिलाएं बड़ी खुश होती हैं, काम करती हैं। लगभग 25-30 महिलाएं मेरे साथ खुद काम करती हैं और हर महीने उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। अब वो अपने हस्बैंड से हर चीज़ के लिए हाथ फैलाती हैं महिलाएं गाँव में। तो वो चीज़ उनकी रुक गई है। बच्चों की फीस जमा खुद से कर रही हैं वो। तो महिलाओं में बड़ा, हमारे जनपद बिजनौर की महिलाओं में बड़ा उत्साह है, वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ EV रिक्शा, EV स्कूटी, ये चीजें भी महिलाएं बनाती हैं। EV स्कूटी? जी, मतलब वो घरेलू महिलाएं बनाती जी, हैं, उन्होंने जी। उसकी फिर ट्रेनिंग कैसे ली, उस सब कैसे हुआ, कैसे उनको मैम, सीख पाई? हमारा जनपद का जो जिला प्रशासन है वो काफी सपोर्टेड है हमारे लिए। हमारे DM साहब थे पहले पूर्व, और इस टाइम जो DM मैडम हैं वो भी, और हमारे CDO साहब हैं पूर्ण बोरा जी, हमारे DC सर, हमारे NRLM विभाग की समस्त टीम हमारे लिए हर समय तत्पर रहते हैं। जैसे महिलाओं को, मान लिया किसी महिला को अचार की बनाने की चाहत है कि हम लोग अचार का कारोबार अच्छे से कर सकते हैं, तो वो लोग ग्रामीण क्षेत्र का अचार तो बना सकते हैं, मगर अगर हमें उसे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना है तो उसमें क्या चीज़ डलेगी वो तो ट्रेनिंग के बाद ही पता चलता है। तो हमारे यहाँ एक संस्थान बना हुआ है PNB RCT हल्दौर में ही, वहीं पे हमारे NRLM स्टाफ ट्रेनिंग करा देता है महिलाओं की। जितने दिन की भी ट्रेनिंग होगी वो निःशुल्क होती है। तो हम अगर किसी भी उत्पाद बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वहीं से सीख लेते हैं। और उसके बाद हमने एक विदुर हेल्प डेस्क भी बना रखा है,
उसमें विदुर हेल्प डेस्क में जो दीदियाँ कुछ भी प्रोडक्ट बनाती हैं तो पहले वहीं पे गुणवत्ता, टेस्टिंग, पैकेजिंग को लेकर जो भी चर्चा होती है वो हमारी हेल्प डेस्क पे होती है। और जैसे मैंने आपको बताया 150 प्लस प्रोडक्ट है, तो हमारा एक समिति बनी हुई है बिजनौर की, विदुर प्रेरणा समिति, उसकी मैं सचिव भी हूँ। तो वहीं पे हम लोग एक वेयर हाउस बना रखा है, उसे सब चीजों को लीड महिलाएं करती हैं। अच्छा, आप सबके मन में क्या हो रहा होगा जब आप टर्नओवर की बात करती हैं? आप ये कह रही हैं 3 महीने में 6 करोड़, तालियां बज गई यहाँ पर। फिर सवाल ये होता है कि यहाँ पे तो बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करते हैं लोग मार्केटिंग के लिए, किसी तरह उसको मार्केट कराएं, चाहे वो फिल्म स्टार को बुला के उसको मार्केटिंग कराएं, तब जाके वो कहीं उतना कल्पना कर सकते हैं। आप ये कह रही हैं आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई जो हाथ से बना हुआ है, जो बिना केमिकल का है, लेकिन बहुत बार ऐसे बहुत सारे मेले होते हैं जहाँ इस तरह के प्रोडक्ट्स लगते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का वो भरोसा उस पर डेवलप नहीं होता है। बहुत सारे आपकी तरह और महिलाएं होंगी जहां पर उनको भी सपोर्ट मिल रहा होगा, वो भी ऐसा कर रहे होंगे। बहुत सारे बिजनेस छोटे छोटे जो लोगों ने शुरू किया, चला बट नहीं चला, फिर बंद करना पड़ा, ऐसे मोड़ पर भी आए हैं बिजनेस। आपके बिजनेस में ऐसा क्या था जो आपने सीखा, जो सबको आप बताएंगी कि कैसे टर्नओवर वाला गेम ये आपके पास, या कैसे ये पूंजी आई, और इसको अगर खोल के बताएं तो बाकी लोग भी अपना टर्नओवर बढ़ा पाए। मैम, सबसे पहले तो जो हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो स्वदेशी है। हमारे भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, तो इस पे बड़ी इस टाइम इस समय इस पे बहुत खास विषय चल रहा है सभी पूरे देश में ही। तो जहाँ भी हम लोग जाते हैं छा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। अच्छा, गुणवत्ता कैसे मापते हैं? मैम, हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं NABL टेस्टेड हैं, चाहे वो ISO प्रमाणित करवाने पड़े हमें, वो सब टेस्टिंग होके आती हैं, तभी हम लोग मार्केट में उतारते हैं। अच्छा, लोगों तक भरोसा कैसे बना पाते हैं? आपका प्रोडक्ट आप बता रही हैं कि 5 रुपए से शुरू होकर 50 रुपए तक का है, तो वो 50 रुपए जो खर्च कर रहा है आपके प्रोडक्ट पे, या 5 रुपए खर्च कर रहा है, यानी आपने हर ऑडियंस को टारगेट करा है। ये पूरी स्कीम कौन बनाता है आपके पीछे? ये पूरी मार्केटिंग वाली, वही मैं समझना चाह रही हूँ, कौन है जो इतना टर्नओवर? मैम, इसमें हमारा जो जिला प्रशासन बहुत सपोर्ट, जिला प्रशासन की वही बताते हैं कैसे क्या स्ट्रेटजी है? हाँ, वही बताते हैं, वही लीड करते हैं, डिजाइनर भी वही लीड करते हैं। बाकी महिलाएं तत्पर कार्य करने के लिए बढ़ी हुई हैं। आत्मविश्वास की अब कोई कमी है नहीं, सरकार इतनी अच्छी है, लोग बाहर निकलते नहीं थे जो महिलाएं, क्या बात अब वो है। काफी आराम से बाहर आ जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भी हैं, गांव से बाहर नहीं निकलते थे पहले, अब हम लोग लखनऊ तक अकेले आ जाते हैं, तो वैसे अब कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई चीज भी सीखनी है तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, आप वहाँ पे माहौल कैसा देख रही हैं जब आप इतना आगे बढ़कर, जब आप, क्योंकि जब यहाँ पर बैठे सभी के मन में ये हो गया कि अच्छा अब हम भी कुछ शुरू कर सकते हैं, सरकार अगर इतना सपोर्ट कर रही है, आपके क्षेत्र में महिलाएं, उनका रुख बदला? घर के जो पुरुष थे उनकी सोच बदली कि नहीं तुम केवल खाना और बच्चे मत करो, तुम व्यापार भी करो, पीछे मैं सपोर्ट करूंगा, ऐसी सोच बनी क्या? जी बिल्कुल बदली। मैं अपने ही गाँव की बात बता देती हूँ। पहले जो लोग समूह में, स्वयं सहायता समूह में ही महिलाओं को नहीं जोड़ते थे, अब वो ये कहते हैं कि वहां जाके जूली से पता करो समूह में कैसे जोड़ेंगे। और हम लोग कुछ रोजगार करना है तो बताओ दीदी कैसे करना है। जैसे हमारी कुछ दीदियां हैं जो 150 प्लस हैं, जो मैनेजर हैं, एक तरह से हर चीज को लीड कर सकती हैं, तो उन्हीं से सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, दीदी हमें ये कारोबार करना है, ये कैसे होगा। और जैसे अभी हमारे यहाँ लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं, मैंने खुद ने PMEGP का लाभ ले रखा है, PFME है, CM युवा है, काफी लोन वोन के लिए सब हमारे प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है। मैम, अच्छा, अब जरा एक तुलनात्मक ढंग से भी, क्योंकि हम यूपी गवर्नमेंट की अभी की बात कर रहे हैं, पूर्व की सरकारों में आप कभी आपके यहाँ पे किसी ने ऐसा व्यापार किया हो, वो कैसे ग्रो कर पाए या नहीं कर पाए, आप अब कर रहे हो, तो अगर आप तुलना करो पहले जो स्कीम्स थी और अब जो स्कीम्स है, उनमें क्या आपको लगता है? मैम, मेरे हिसाब से पहले तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ही नहीं था जो हम महिलाओं को उड़ान दे सके। इसमें जुड़ के हमें छोटे छोटे लोन प्रोवाइड होते हैं, और उसके बाद अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें 1 करोड़ तक के लोन प्रोवाइड हो रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, और पहले थोड़ी आत्मविश्वास की भी कमी थी महिलाओं में, क्योंकि डर रहता था, बाहर नहीं निकल पा रही थी महिलाएं। तो अब तो खुले मन आप से, ये कह रहे हैं लोन और सुरक्षा, ये जी, 2 चीजें महिलाओं को मिल रही हैं आसानी से, जी, जिसकी वजह से आप जो है जी इतना टर्नओवर कर पाती है। जी जी बिल्कुल। मान लीजिए। हाँ, मैं एक चीज़ ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट आपका था कि आपको ये लग रहा था कि हम उत्तर प्रदेश की खाँटी स्त्री से बात करें ताकि वाकई कितना बदलाव आया है वो देख सकें, उससे मेरा क्या उद्देश्य था वो आपको जूली को सुन के समझ में आ गया होगा। मैं यही कहना चाह रही थी कि कई बार हम एक परसेप्शन बना लेते हैं
उत्तर प्रदेश किसी देश से कम नहीं, इतनी बड़ी आबादी है और मुझे लगता है कई बार सरकारी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जो धरातल पे उतर नहीं पाती और मुझे लगता है जनता के मन में एक बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड रहता है कि सरकार है तो सरकार करेगी, लेकिन सरकार यदि कोई योजना दिल से चलाना चाहे और वो एक आम जन तक पहुंचे, उसका किस प्रकार से लाभ उठा सकती है, ये पूरा विदुर स्वयं से सहायता समूह जो है उसकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि ये यदि गवर्नमेंट के संग जो एक पीपल पब्लिक पार्टनरशिप जो एक होती है कि सरकार ग्रामीण रोजगार मिशन के अंतर्गत यदि योजना आपको लाभ दे रही है और बना रही है, तो उससे आपने भी कहा कि आज मुख्यमंत्री तो परसों प्रधानमंत्री जी से मिल रही है नोएडा में, तो इनकी इसलिए कल जब आप हमसे बात हुई थी तो मैंने प्रयास किया कि यहाँ पर आकर अपनी कहानी सुनाएं, क्योंकि कई बार इस देश में दुर्भाग्य से हम फिल्म के सितारे, खिलाड़ी, संगीत, जो ग्लैमर से जुड़ी चीज़ें हैं उनसे कहीं ना कहीं पे रोल मॉडल्स बनाते हैं, बनने भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है एक आम स्त्री, घरेलू महिलाएं भी किस तरह से अपने उन दायरों को बाहर निकल करके आत्मसम्मान से न सिर्फ पैर पे खड़ी हो सकती हैं बल्कि इतना बड़ा, अभी मुझे वो साबुन दिखा रही तो मुझको बता रही थी कि ये देखिए गोट मिल्क का बना हुआ है। मुझे बिल्कुल लगा कि किसी बड़े, मैं किसी प्रसाधन में कहीं चली जाऊं तो वो मुझसे यही कहेगा कि प्लीज यूज दिस इज हैंडमेड। तो एक मार्केटिंग, लेकिन आपने अभी सुन लिया सबने कि उन्हें सारी योजनाएं पता हैं एंड वो किसी भी एक मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। इट इज़ सच अ ब्राइट सक्सेस स्टोरी, वाकई ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। ये एक आई हैं, इस तरह से न जाने कितनी महिलाएं जो आपको बता सकती हैं। एक अपने बारे में ज़रूर, मैं आज एक ट्वीट देख रही थी, मैंने उसको रिट्वीट भी किया कि इंडियन स्टेट्स रेवेन्यू सरप्लस, उसमें जो 5 हाईएस्ट सरप्लस है उसमें इस बार उत्तर प्रदेश नंबर 1। ये जो बीमारू कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश, वहाँ कभी महिलाएं भी इस प्रकार से आर्थिक उन्नति में भी सहारा बनेंगी, सोच नहीं सकता था। मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगी। पहली तो एक ऑब्जर्वेशन जो एक महिला होने के नाते मैंने देखा, दूसरा एक कलाकार का ऑब्जर्वेशन। मुझे याद है जो अपना दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उसमें आज से करीब 6 साल पहले आगरा के पास जो टोल टैक्स जो शुरू होता है, तो 7-8 साल पहले कोहरे के दिन थे, बिल्कुल जाड़े के दिन थे और मैं बाई रोड आ रही थी और मेरे साथ आते ही मुझे वो जैसे टोल देने में रुकना पड़ा। काफ़ी गाड़ियाँ रुकी थी, मैं भी रुकी, तो पता चला कि पाली बदल रही है, यानी कि जो वहाँ पे टोल लेते हैं वो उतर रहे हैं, नई उनकी जगह पे लोग आ रहे हैं। मैं देख के चकित रही कि दाएं बाएं दोनों तरफ लड़कियां आई, पुरुष जा रहे थे, नाइट ड्यूटी के लिए लड़कियां आ रही थी और उनके संग टिफिन लेकर उनको छोड़ने उनके या तो भाई या उनके पिता या उनके पति होंगे, मैं नहीं कह सकती, पुरुष आए थे छोड़ने और दाएं बाएं दोनों ने हाथ मिलाया, जीन्स पैंट पहनी थी, स्वेटर मफलर कोट पहनी थी, जैकेट, दोनों लड़कियां आमने सामने बैठ गई। जब मेरी गाड़ी आई टोल टैक्स के लिए तो मैंने बस उनसे गाड़ी निकल के कहा, हमने कहा पूरी रात वो करेंगे? बोली हाँ कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन है और मेरी सहेली है। मैंने कहा कहाँ रहती हूँ? तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 30 किलोमीटर 24 किलोमीटर फिरोजाबाद की तरफ, वहाँ पर उनका हम वहाँ से रहते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, उसी दिन मैंने महसूस कर लिया था कि बदला हुआ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे टोल में लड़कियां रात की ड्यूटी करने के लिए आज से 6 साल पहले पिता छोड़ने आ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में सुखद लॉ एंड ऑर्डर की बदलाव, लड़कियां तो उनमें है ही प्रतिभा, काम करना चाहेंगी। दूसरा, मैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आपको एक बहुत बड़ा बदलाव बता रही, क्योंकि मैंने इस यात्रा को तो पिछले 40 साल से देखा है। दर्शक हैं, श्रोता हैं, जाहिर है हर तरह का संगीत सुनेंगे। उत्तर प्रदेश तो कलाकारों की, संगीत के घरानों की इतनी बड़ी धरती है। आज कितने कलाकारों को आप सुन रहे हैं, वो इस धरती से हैं और कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स यहाँ के हैं, चाहे वो अब नौशाद साहब लें, मदन मोहन साहब लें, कोई भी। आज सोनू निगम है, सुनिधि चौहान, सब उत्तर प्रदेश से हैं। पंडित बिरजू महाराज जी, हमारे गुरु गिरजा देवी जी, किशन महाराज जी, सितारा देवी, तो धरती रत्न गर्भा धरती है। कुछ सालों से यहाँ पर एक ढर्रा था कि सिर्फ बाहर के कलाकार आते थे। उसमें बुराई नहीं, क्योंकि बाहर के कलाकारों को सुन करके आपको भी पता चलता है आपको कितनी मेहनत करनी, कितना स्तर बनाना है।
और मैं मानती हूँ कि मनोरंजन के लिए दृष्टि तो वैश्विक हो सकती, क्षेत्रीय नहीं हो सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये बड़ा दृढ़ मंतव्य था। उन्होंने कहा पहले तो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भगाओ। मैं मतलब हम खुद डील करते हैं लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइजर से, मतलब उनसे ही जरिए हम कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उनके बड़े स्पष्ट डायरेक्टिव्स थे कि वो ये जो आकर के कार्यक्रम में यहाँ से वहाँ से ला रहे हैं, उन्होंने सुनिश्चित किया। संस्कृति विभाग के मंत्री, अभी मुझे मालूम है भी आप क्या भी बोल कर गए हैं, माननीय मंत्री जी और सचिव के साथ बैठ करके आपके हर कार्यक्रम में सुनिश्चित हो कि जनपद स्तर के कलाकारों को मंच मिले। जनपद स्तर के, जिनका नाम उन्हें छोड़ दीजिए, जनपद स्तर पे उन कलाकारों को मंच मिले। और लोक कलाएं, उत्तर प्रदेश की जितनी लोक कलाएं हैं, वो लोक नाट्य हैं, लोक कलाकार हैं, लोक गाथाएं हैं या लोक नृत्य हैं, वो आए। और आज से बदलाव ये समझिए कि 2011 में मैंने मेरी संस्था सोन चिरैया जब मैंने स्थापित की, उस समय कर्मा के दल हम लोग जब बुलाते थे तो वो हमसे कहते थे कि दीदी बैल गिरवी रख के आवे के पड़ी, हमके पैसा नहीं हमरे लगे को। आज के समय में कर्मा के जो हमारे जनजातीय समाज का नृत्य है सोनभद्र का, उसके कम से कम 42 दल रजिस्टर्ड है। काम मिल रहा है इसलिए रजिस्टर्ड है, वरना मैंने वो दौर देखा है जहां लोगों ने समझ लिया था कि अब सिर्फ बड़े आर्टिस्ट से मतलब ग्लैमरस आर्टिस्टों को मंच मिलेगा। स्थानीय कलाकारों के बच्चे खेती करने लगे थे, पान की दुकान खोल ली थी कि यहाँ पर ना तो इज्जत है और ना पैसा है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि प्रदेश सरकार ने लोक संस्कृति के लिए कितना अद्भुत कार्य किया उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, जिस भी देश और प्रदेश का बजट, कल्चर का बजट यदि हर साल बढ़ रहा है तो आप मान के चलिए उस देश को या उस प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश का संस्कृति का बजट प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। यदि कोई संस्कृति की समझ रख रहा है, कोई सरकार का अगुआ कि यहाँ पे संस्कृति और अलग अलग, यहाँ पे जैसे आप गाथा गायन आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज़ादी के गुमशुदा जो हमारे ऐसे गुमनाम नायक थे उनको याद करने के बहाने, क्योंकि अधिकतर उत्तर प्रदेश के थे, यहीं पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई 1857 से लेकर के आज़ादी, उनकी कहानियाँ, उनके नाट्य, उनकी कितनी प्रतिभाएं। मुझे इतनी खुशी होती है संगीत नाटक अकादमी में, मैं अब जब सुनने जाती हूँ धमार ध्रुपद, मैं इसलिए बताना चाहूँगी क्योंकि पूरे देश में आज धमार ध्रुपद को लेकर सब जानते हैं, डागर बंधु या गुंडेचा बंधु सब जानते हैं कि वो भोपाल में या दिल्ली में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में ध्रुपद के सबसे पुराने घराने मथुरा, वृंदावन और अयोध्या के थे, जहाँ की पखावत ध्रुपद आज फिर से ध्रुपद के 12 साल के 15 साल के बच्चे यहाँ पर आकर देश में प्रथम पुरस्कार लेकर के जा रहे हैं। ये वो आर्ट है जो हमारी भारतीय परंपरा की पुरानी कलाएं थी जो रिवाइव हुई हैं, क्योंकि आज उनके लिए वर्कशॉप्स हो रही हैं, उनको स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, उनको कार्यक्रम मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ध्रुपद में कार्यक्रम दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे पिछले साल उत्तर प्रदेश में द्विवेदी जी हैं कानपुर में 250-300 ध्रुपद के कलाकारों को जिन्होंने सिखाया, उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये इससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं देखा है। जिस साल मुझे पद्मश्री मिली 2016 में, 24 साल बाद उत्तर प्रदेश में लोक संगीत में कोई पद्मश्री आया था। ऐसा नहीं था कलाकार नहीं थे। भाई अपने बच्चे को हम ही नहीं अच्छा कहेंगे तो बाहर वाला कौन कहने वाला है। आज यहाँ से नाम भेजे जा रहे हैं, आज यहाँ से बताया जा रहा है दिल्ली में कि ये देखिए हमारे यहाँ से ये बांदा का लड़का है, इसको देखिए ये यहाँ पर। आप अपने बच्चों को यदि अपने प्रोडक्ट को जैसे कहते हो आप उस पर अभिमान करेंगे, तब हमारे सामने सुधा जैसी लड़कियां आएंगी कि मुंबई से छोड़ करके अपने गांव में आई हैं सिखाने के लिए। आज घर मेरा मुंबई में, मैं यहाँ पे क्यों रहती हूँ? क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक मैं यहाँ से जुड़ी हूँ। लेकिन बड़े सालों बाद उत्तर प्रदेश में अब लगता है कि जिस संस्कृति का गुणगान मैं बचपन से करती रही, उसको समझने वाली, उसको आगे बढ़ावा देने वाली सरकार इस समय आई है उत्तर प्रदेश में। आपने अपने संबोधन में अयोध्या का जिक्र किया और अभी क्योंकि अब तो राम मंदिर जब से बना है तब से हम लोगों का भी बहुत जाना होने लगा है, कोई ना कोई कवरेज रहती है वहाँ पर। देखिए आपने कह दिया कि अब जाना हुआ, ये देखिए बात सब आ गई सामने। राम मंदिर बना तब जाना हुआ, नहीं नहीं आपका दोष नहीं, मीडिया क्या, पूरी सरकार, पूरा देश
अयोध्या कोई आता कहाँ था, जैसे श्रापित हो अयोध्या, आपके मुंह से भी वाकई निकल गया, हम लोग ने तो देखा है। मेरे पतिदेव 97 में वहां पे जिलाधिकारी थे, हमने रामलला को टेंट में देखा है, हमने देखा है कि कोई स्कीम्स बनती थी तो वो आगे नहीं बढ़ती थी सरकार द्वारा, हमने देखा है कोई प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं आना चाहता था, कोई मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं आना चाहता था, वो समय देखा है। मैं फिर कह रही हूँ, अपनी संस्कृति, अपने देवता, अपने इष्ट, अपने वैभव, अपनी धरोहर पे हम अभिमान नहीं करेंगे तो बाहर वाला कभी नहीं करेगा। बिल्कुल। तो जहाँ मैं अयोध्या का जो जिक्र कर रही थी, क्योंकि पहले ऐसे कोई आप कह रही हैं जैसे कोई मीडिया नहीं, तो बड़े बड़े इवेंट होते, अगर जैसे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत सारे प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, जिस तरह से राम मंदिर का तमाम कार्यक्रम है तो उसमें जाना होता है, तो वहाँ एक लड़की मुझे मिली, उसके पिता ऐसे ही लोकगीत गाया करते थे और उन्होंने गा के बहुत इंटरेस्ट था, बट उनको ये रियलाइज हुआ कि इसमें कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने बच्चे को, मतलब उनकी बेटी बहुत छोटी थी, 12 साल की मात्र, उसको बोला कि पहले नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, सत्ता बदली या जो भी अब जिस तरह से वैल्यू मिलने लग गई है, तो अब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाया क्योंकि उस समय ना मौका था, ना मुझे इतना सम्मान मिला, ना इतनी वैल्यू थी, बट वो अपनी बच्ची को अब वो हम लोगों के कार्यक्रम में लेकर आए कि नहीं हम इसको गवा रहे हैं, वो और उसके लिए बता रहे हैं कि उसकी डेट्स बुक हैं, अलग अलग जगह जाती है वो गाने में। 12 साल में ही उसने वो कर दिखाया जो उनके पापा शायद और 30-40 साल में भी सोच रहे थे शायद ये मौका उनको मिलता। तो ये बदलाव मैंने खुद वहाँ अयोध्या में देखा, जिसका जिक्र मैंने यहाँ पर किया, और मुझे बहुत खुशी हुई, इतना बढ़िया गाती है वो लड़की 12 साल की। जिन्होंने जीवन में राम का नाम नहीं लिया वो राम के भजन गा रहे हैं इस समय, पूरा देश राम के गीत गा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, ये संस्कृति का बदलाव है। और जब अयोध्या का जिक्र चला है तो फिर आपका जिक्र कैसे नहीं हो क्योंकि रामलला के जो आप कपड़े देखते हैं और वो केवल ऐसे आपको दिखता होगा कि हाँ कुछ है, बट उसके पीछे बहुत थॉट है, बहुत विचार है, बहुत भावनाएं हैं, आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं। वो किस तरह से क्योंकि वो पूरा तैयार करने का पीछे जो पूरा आप समझ रहे हैं वो इनके हाथों में ही रहता है। रामलला की पोशाक और अब तो राम दरबार की पोशाक, हाँ, ये कितना बड़ा सौभाग्य आप पर, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है कि आप भगवान रामलला को रोज सजा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं और मेरे हस्बैंड मनीष त्रिपाठी जो डिज़ाइनर हैं, तो मैं पीछे का काम करती हूँ, मैं कलर्स क्या करने हैं, डिज़ाइन क्या भगवान को पहनानी है, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, वो सब पीछे की बारीकियाँ मैं करती हूँ। तो मेरे साथ तो बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का। तो भगवान ने ये जो दिया है ना, हम खुद नहीं कभी रियलाइज़ कर पाते कि कितना बड़ा काम कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे खानदान के लिए, हम दोनों खानदानों के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये क्योंकि अब मैं देख रही हूँ आपकी आंखों में वो महसूस आप अंदर से कर रही हैं और वो हम यहाँ देख भी पा रहे हैं। आपको नहीं बता सकती कि जब भगवान के कपड़े मनीष बना रहे थे तो थोड़ी सी झलक मिल जाती थी, क्योंकि कलर में क्या करना है, एम्ब्रॉयडर वहाँ बैठे होते थे तो वो मुझे कहते थे मुझे बता दो यहाँ पे ये सही है कि नहीं है, तो मैं कहती नहीं नहीं ये नहीं, ऐसे कर लो। तो जब भगवान को सामने देखा ना, और जिस दिन वो जा रहे थे मंदिर में, मैं सच में रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अपना बच्चा सौंप रहे समाज के सामने, वैसी वाली फीलिंग थी। तो वो उस भाव से, जिस भाव से हमने काम किया है भगवान का, और वो जो शक्ति भगवान दे रहे हैं वो हमें नहीं पता कहाँ से मिलती है। जो टेक्सटाइल को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जो कल्चर की हम लोग अभी बात कर रहे हैं स्टेज पे, उस कल्चर को, कितना हमारा कल्चर रिच है, ये हमें जनरेशन को बताने की बहुत ज़रूरत है। हम बाहर के कपड़ों को बताते हैं कि ये कपड़ा इटालियन कपड़ा है, हम बाहर के कपड़ों को बताते हैं कि ये यूरोप के इस छोटी सी गांव का कपड़ा है, लेकिन हम अपने गांव के कपड़ों को नहीं बता पा रहे हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है हमारी जनरेशन को कि हमारे गांव में बैठ के लोग कपड़े बना रहे हैं। वो छोटी छोटी घरों में एक छोटी छोटी सी मशीनें लगी हुई, मशीनें क्या, हाथ से कारीगरी हो रही है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर ने हमें एज अ कपल बहुत बड़ा वो दिया है कि हम, मतलब मैं शब्द नहीं वो कर पा रही हूँ, हाँ, मौका दिया है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो हमारी पूरी कोशिश है
कि हम हिंदुस्तान के एक कल्चर को, एक डिस्ट्रिक्ट्स के कल्चर्स को उठाएं और भगवान को उस तरीके से पहनाएं, और हम दो कल्चर्स को, मतलब दो टेक्सटाइल को एक साथ पहनाते हैं, तो उससे इतनी खूबसूरती बढ़ जाती है कि हमें जब कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं लोगों के, तो लोग कहते हैं कि आज का कपड़ा बड़ा अच्छा। अच्छा, जो ये आप थॉट बता रही हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि एक डिज़ाइनर के तौर पर आपका ये थॉट हो सकता है कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन जब एक अपॉर्चुनिटी मिले आपको और आपने अपने आप को जब ये होता है कि साबित करना है, जब रामलला की पोशाक आपको तैयार करने के लिए कहा गया, ये अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी आपको मिली, तो आपको भी लग रहा होगा कि वो इतना बेहतरीन होना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, वो क्यों नहीं इटली का हो या कहीं का भी कपड़ा हो जो मैं बनाऊं और सब देखते रह जाएं। क्या ये थॉट नहीं आया, या आपके दिमाग में ये हमेशा से था कि स्वदेशी ही हमें अपनाना है, हम रामलला को अगर पहनाएंगे तो अपने देश की ही चीज़ों से जोड़कर? तो मैं इसमें दो बात बताऊंगी। जब हमारे दिमाग में आई ना ये बात, तो मैं काशी से हूँ, तो मैं बहुत जुड़ाव है एक तो काशी का, और वीवर्स के साथ काम कर रखा है और सारी चीज़ें, तो वो एक डीएनए में आ चुका है हमारे कि स्वदेशी ही रहना है किसी तरीके से। तो जब हम कपड़ा डिज़ाइन कर रहे थे, क्योंकि सिलेक्ट करना था कि कहाँ की पोशाक सबसे पहले उठाई जाए, मतलब कहाँ का टेक्सटाइल पहले उठाया जाए, तो वो एक सौभाग्य मानिए कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, ये बहुत बड़ा प्राउड फील करती हूँ मैं। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आया कि हम काशी से उठाएं। तो काशी के जो कपड़े हैं वो हमारे इंडियन हिस्ट्री कल्चर में लिखे हुए हैं, बताए गए, और काशी पहली सिटी है जैसा हम सब लोग जानते हैं। तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य था, तो बने तो उठाए, तो काशी से कपड़ा उठाएं, और पीताम्बरी उठाया हमने। क्या बात है। तो अच्छा, अभी तक जितने, क्योंकि वो हर रोज है, मतलब रामलला जी। की पोशाक हर रोज बदलती है, ये हर रोज का है, अभी तक आपने स्वदेशी ही इस्तेमाल किया है, कभी कुछ और आपने उसमें कपड़ों का इस्तेमाल नहीं किया? और हर बार वो थॉट होता है कि अच्छा, कुछ आप ऐसा सोचते हैं, अच्छा आज उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कहीं और का, ऐसे ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर जी, रहे हैं? हम लोगों ने अभी तक भगवान को कोई भी बाहर के कपड़े नहीं पहनाए हैं। सारे कपड़े अपने घर के कपड़े हैं, हर स्टेट से उठाए हुए कपड़े हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे लिए, मैं बार बार ये कहूँगी, हमारी जनरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज की जनरेशन बहुत अलग चल रही है, तो उनको बताने के लिए भगवान के थ्रू कि हमारी टेक्सटाइल कितनी रिच है, तो वी पिक वन टेक्सटाइल फ्रॉम वन states. We do that. मैं एक बात पूछ सकती हूँ? मैं एक बात जानकारी के लिए चाह रही थी कि जैसे जिनकी बहुत श्रद्धा भक्ति है, वे रामलला को अपनी ओर से पोशाक अर्पित करना चाहें, ऐसे भी प्रस्ताव आते होंगे आपके पास? जी, आते हैं। कि भाई इस दिवाली पे या रामलला का ये रामनवमी पे इस बार हमारी ओर से चढ़ जाए, जी, जी। ऐसे आते हैं? आते तो वो आपको संपर्क करते हैं, कैसे करते हैं? हमें संपर्क करते हैं, हमारे ऑफिस का नंबर है। वो वस्त्र भेजते हैं आपको या आपको वो बोलते हमें हैं? अपना कपड़ा भेजते हैं, और उसके हिसाब कपड़ा उनके उसको करते ये हैं। शुरुआत देखिए, वो ईंटों से रामलला जब बनने वाले तब ईंट लोग भेजते थे, जो उनका योगदान हो सकता था, वो तब से योगदान का सिलसिला जो है शुरू हुआ, और वो अभी तक देखा जा मैं रहा है। आपको बताऊं, मेरे फादर फैजाबाद में पोस्टेड थे एज अ जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन, तो और सेक्रेटरी उसमें उत्तर प्रदेश उसमें थे बोर्ड में। तो बचपन में टेंट में भगवान को देखा था, और सीताराम सीताराम बचपन से डाल दिया गया था, तो वो ईश्वर ने जिस तरीके से काम दिया, और जब भगवान का काम मिला, तब लगा कि आज हमारे मन की इच्छाएं पूरी हुई है। तो वो मैं सच बता रही हूँ, बड़े अंदर से सच में बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि आप जितनी देर से बात कर रही हैं, मैं आपकी आंखों में वो नमी देख रही हूँ, लगातार देख रही हूँ। सो वो मतलब आप श्री राम का काम मिला, प्रभु का काम मिला ना, तब से हम लोग बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं। तो वो और शायद अब पहचान भी आपकी अलग, क्योंकि जिस तरह से लोग पहले आपको फैशन डिजाइनर के तौर पर जानते रहे होंगे, और जब लोगों ने वहाँ वो मंदिर के कपाट खुले, पहली बार रामलला के दर्शन किए, और उसमें पता चला कि अच्छा, तो उसके बाद आप लोगों को भी, कह रहे हैं आप मतलब इतना सौभाग्यशाली हैं कि आप जो हैं रामलला के पोशाक बना रहे हैं। अच्छा, इस सौभाग्यशाली से, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ही समय है, हमने, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वो बात छेड़ दी है शुभांशु शुक्ला वाली, तो वो मैं उसका जिक्र जो है वो करना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो वो जो आपने बनाया, उसके पीछे की जल्दी से छोटी सी एक कहानी, और अगर वो तस्वीर आप दिखा पाए, और अगर हम कैमरे में दिखा पाए उसको थोड़ा सा जूम करके, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। क्या बोलते हैं मैम उसको?
मिशन बैच। यहाँ उन्होंने लगाया था और उसकी तस्वीर भी हम चाहेंगे कि अगर आप देख पाए, नहीं क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आप लोग नेट पे देख लीजिएगा ताकि आप उसके थीम को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके पीछे जल्दी से जो छोटी सी स्टोरी हो। बहुत छोटी सी बात यह है कि कल्चर को अपने बताना था हमें एस्ट्रोलॉजिकली और दूसरी तरीके से बताना था कि स्पेस में आज से नहीं है, बरसों से। और हमारी स्क्रिप्ट में हमारी उसमें बताया गया है, या हनुमान फोटो चालीसा है आपकी, फोटो वो आप जी, है जी। आपके पास, आप वो तब निकालिए ना उसमें, क्योंकि वो आप दिखा पाएंगे। क्योंकि वो मैंने जब बैक स्टेज उसको देखा, वो कई बार आपको ऐसा दिखता है आप उतना नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब इन्होंने एक्सप्लेन किया कि आपका उसमें एक एक चीज जो आपने जोड़ी उसके पीछे का क्या थॉट था, वो बहुत इंस्पायरिंग है, जो मुझे लगता है कि यहाँ बैठे सभी लोगों को आज पता चल जानी चाहिए। फोन तो मेरे पास नहीं है, मैं अच्छा। स्टेज पे लेके नहीं आई फोन अपना। हाँ प्लीज। और ये अगर जूम करके दिखा पाए हम तो इसको मैम ये लीजिए, इसमें क्या क्या थॉट था, वो क्या कहते हैं, कैमरे पे ऐसे सामने। अब इस पे बताते चलिए ताकि समझ में आए कि हाँ ये क्या कहता है, ये पूरी कहानी क्या है इसके पीछे। तो मैं बहुत छोटे में बताऊंगी मैं। ये हमारा जंतर ये मंतर। मैम ये है कैमरा। हाँ अब बताइए, ये अच्छा है, मैं भी आराम से देख पाऊंगी। हाँ थैंक यू मैम। तो जंतर मंतर है हाँ, जो आप एस्ट्रोलॉजी इसको के लिए जूम करेंगे तो आपको वो जो इन्फिनिटी वाला साइन दिख रहा है उसके बगल में जंतर मंतर है। हाँ जंतर ठीक है, मंतर है। ये थंब का निशान है। निशान है। तो जंतर मंतर रिप्रेजेंट करता है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल। ठीक सो है। हम कितने पुराने हैं इसमें हमने ये बताया है। मैम इस आप बार। मुझे दीजिए, मैं जूम करते करते, थैंक यू। हाँ आप बताइए, मैं दिखा। और इन्फिनिटी का जो साइन है वो ये दर्शाता है कि हम शुरू बहुत पहले से हैं और हमेशा आगे तक चलते रहेंगे। और एक बहुत छोटी सी इसमें बहुत प्यारी सी चीज़ है जो बताई गई है। इसमें भारत का जो नक्शा है वो चिन्ह जो है, जो चिन्ह जो है, ये आपको भारत दिख रहा होगा, इसमें आप देखेंगे तो एक फेस आपको नजर आएगा और ये चिन्ह जो आपको नजर आ रहा है उसका जिक्र ये कर रही है। हाँ तो ये जो चिन्ह है ये हनु, हमारे हिंदी में हनु बोलते हैं। और हनु हम सब लोग जानते हैं हनुमान को कहा जाता है। तो ये एक बड़ी प्यारी सी बड़ी अच्छे से इसको डिपिक्ट किया गया है कि हमारे हनुमान चालीसा में बताया गया है कि हनुमान जी ने सुर का ले लिया था, निगल लिया था। तो वो डिस्टेंस पहले ही हमारे एस्ट्रोनॉमी में बताई जा चुकी है। आर्यभट्ट की भी झलक दिख रही है जी आर्यभट्ट की भी झलक। हाँ जी, वो जो मास्क आप वो जो अर्थ का स्फीयर देख रहे हाँ, होंगे हाँ। वो आपको एक एस्ट्रोनॉट के हम उसके तरह है। हम क्या कहते हैं आपके हेलमेट के तरह है। तो उसमें भी बताया गया आर्यभट्ट का भी। हाँ, ये हेलमेट। हाँ हाँ वो भी है। अच्छा, इसमें अखंड भारत भी है। हाँ वो भी आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। नहीं मतलब कल्चरली जब हम बात कर रहे थे तो हम यही, हमारा इस बैच को बनाने का उद्देश्य यही था कि जब ये कभी कहीं पे धंसा हुआ मिले तो हमारे भारत के हमारे बच्चों को या हमारे आगे वाली जनरेशन को जब भी आगे का आए तो ये पता चले कि भारत एक था, भारत अखंड भारत की छवि आपने वहां दिखाई तो है। हमने थोड़ा सा आगे के जनरेशन के लिए काम किया। बहुत खूब। यानी देखिए, आप प्रेरणा देने की बात तो आप यहाँ बैठे जितने शख्स हैं ना, आज सब आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर गए होंगे, जहाँ पर ये भी बता के गए होंगे कि अगर आपके मन में भी कुछ बनने या कुछ करने की अगर इच्छा है, खासतौर पर जब मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, तो ये समय है, प्रधानमंत्री के लहजों में कहे यही समय है और सही समय है। और मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ, तो ये पूरा उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्टोरीज हमें यहाँ पर साझा करने के लिए, जिससे आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका जीवन बदले, ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।